प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे अहमदाबाद। अस्पताल में घायलों से की मुलाकात। विमान घटनास्थल का लिया जायजा। अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार हादसे की जांच शुरू। अहमदाबाद विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 241 लोगों की मौत की पुष्टि। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, रक्षा राज्य मंत्री ने जताया शोक। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में सीआईडी ने 13 आरोपियों के खिलाफ दाखिल किया चार्जशीट। प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के बदले पैसे वसूलने का आरोप। और चतरा में 10 करोड़ रुपए की अफीम, ब्राउन शुगर जब्त। करीब 23 लाख रुपए नगद बरामद। एक महिला गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद पहुंचे। श्री मोदी ने कल यहां हुए विमान दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एक विमान कल यहां दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 241 यात्रियों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में विमान हादसे के दुर्घटना स्थल का जायजा लिया। पीएम के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ साथ शीर्ष अधिकारी भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि कल अहमदाबाद से एयर इंडिया के विमान ने उड़ान भरी थी, लेकिन चंद मिनटों में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दुर्घटना के बाद से पल पल पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और इस वक्त दुर्घटना स्थल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी मौजूद हैं। कई शीर्ष अधिकारी भी मौजूद हैं। घटनास्थल को बारीकी से प्रधानमंत्री देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद स्थित सिविल अस्पताल भी पहुंचे, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। उन्होंने यहां इस हादसे में बचे एकमात्र यात्री से भी मुलाकात की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मौके पर प्रधानमंत्री ने इस हादसे में घायल लोगों से भी मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। अहमदाबाद में कल हुए विमान हादसे की अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार जांच शुरू हो गई है। फॉरेंसिक की टीम भी A1 171 विमान दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर नमूने इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। इलाके में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुरूप विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के जरिए ये पता लगाया जा रहा है कि प्लेन क्रैश के पीछे वास्तविक कारण क्या थे। इसके अलावा सरकार मामले की विस्तार से जांच करने के लिए विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर रही है, जो समिति विमानन सुरक्षा को मजबूत करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए काम करेगी। कल हादसे की खबर मिलने के बाद फौरन नागरिक विमानन मंत्री घटनास्थल पहुंचे और वहां का जायजा लिया। वहीं मृतकों की पहचान के लिए रिश्तेदारों का डीएनए परीक्षण शुरू कर दिया गया है और अब तक 192 लोगों के नमूने लिए जा चुके हैं। इधर एयर इंडिया ने बयान जारी कर कहा है कि इस विमान में सवार 242 यात्रियों में से 241 की मौत हो गई है, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल हैं। इस विमान हादसे में एकमात्र जीवित यात्री का अस्पताल में इलाज चल रहा है। एयर इंडिया ने खेद जताते हुए कहा है कि विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई है। एकमात्र जीवित व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यात्रियों में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली नागरिक और एक कनाडाई नागरिक शामिल थे। जीवित व्यक्ति भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक है।
एयर इंडिया ने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना जाहिर की और कहा कि अब उनका प्रयास पूरी तरह से प्रभावित लोगों, उनके परिवारों और प्रियजनों की जरूरतों पर केंद्रित है। एयर इंडिया की ओर से देखभाल करने वालों की एक टीम अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए अहमदाबाद में है। एयर इंडिया इस घटना की जांच कर रहे अधिकारियों को अपना पूरा सहयोग दे रही है। इसके अलावा एयर इंडिया ने अधिक जानकारी देने के लिए एक समर्पित यात्री हॉटलाइन नंबर 1800569144 भी स्थापित किया है। भारत के बाहर से कॉल करने वाले लोग 91 भारत का कोड लगाकर 8062779200 पर कॉल कर सकते हैं। टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने अहमदाबाद विमान हादसे में मृत यात्रियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि टाटा समूह घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित करेगा और उपचार का खर्च भी वहन करेगा। चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि इस हादसे में घायल सभी लोगों के इलाज का खर्च भी टाटा ग्रुप उठाएगा। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें जरूरी देखभाल और सपोर्ट मिले। टाटा ग्रुप के बयान में आगे कहा गया है कि इसके अतिरिक्त टाटा ग्रुप बीजे मेडिकल छात्रावास के निर्माण में भी सहायता प्रदान करेगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अहमदाबाद विमान हादसे में मृत लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। राज्यपाल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गुजरात के अहमदाबाद में हुई भीषण विमान दुर्घटना का समाचार अत्यंत दुखद और मर्माहत करने वाला है। उन्होंने दिवंगतों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अहमदाबाद विमान हादसे पर संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अहमदाबाद में हवाई जहाज की विध्वस्त दुर्घटना से पूरा देश व्यथित है, स्तब्ध है। इस दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत कई लोगों को हमने खो दिया। देश के लिए यह विपदा अपूरणीय क्षति है। उन्होंने लिखा कि मरांग बुरु दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। श्री सोरेन ने दुर्घटना में घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अहमदाबाद विमान हादसे पर गहरी संवेदना प्रकट की है। उन्होंने कहा कि इस हादसे की जो तस्वीर सामने आ रही है वह हृदय को भेदने वाली है। उन्होंने असमय काल कलवित हुए नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। आज हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम सब कि जो घायल हैं, जो हताहत हैं, वो जल्द स्वस्थ होके घर लौटें और उन पीड़ित परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा, हम सब खड़े हैं। आज इतने हम सब प्रार्थना कर सकते हैं कि जो घायल हैं जल्दी स्वस्थ होकर अपने परिवारजन के पास पहुंचे। आज हम सब ईश्वर से यही प्रार्थना कर। पूर्व मंत्री सरांची के विधायक सीपी सिंह ने अहमदाबाद विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सहित आम नागरिकों के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का संपूर्ण जीवन गुजरात के विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित रहा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। दो 242 लोग सवार थे क्रू मेंबर लेकर, जिसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी भी थे। यह बहुत ही दर्दनाक घटना है, हृदय विदारक घटना है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और जो घायल हैं उनको जल्द स्वस्थ करे। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि अहमदाबाद विमान हादसे की खबर ने उन्हें भीतर से झकझोर दिया है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनका दुख शब्दों से परे है। हम इस असीम पीड़ा में उनके साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे और घायलों को जल्द स्वस्थ करे। उनके सामने हम लोगों के शब्द कुछ भी नहीं। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इस दुख की घड़ी में पूरे देश की तरह हम भी उन परिवारों के साथ हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस दुख को सहने की शक्ति उनके परिवार को मिले और दिवंगत आत्माओं को शांति मिले।
विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति ने कल चाईबासा में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष और जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने की। इस दौरान श्री राय ने सेवा की गारंटी अधिनियम 2011 और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुपालन को लेकर असंतोष जताया। उन्होंने अधिनियमों से संबंधित जानकारियों को राज्य के सभी समाहरणालयों में सार्वजनिक करने की बात कही, ताकि आम लोग अधिकारों के बारे में जान सकें। कल बैठेगी, समीक्षा बैठक करेगी, फिर हम लोग प्रतिवेदन तैयार करके राज्य की सरकार को भेजेंगे, उनको निर्देश देंगे। सचिव स्तर के पदाधिकारियों को समिति बुलाएगी अपने यहाँ कि भाई आप अपने अधीनस्थ कार्यालयों में, जिला स्तरीय कार्यालयों में, प्रखंड स्तर के कार्यालयों में वह सारी व्यवस्था करिए जो अधिनियम कह रहा है, और अधिनियम के माध्यम से जनता को जो अधिकार मिला है ये जनता भी समझे कि हमको अधिकार मिला है। ये हम लोगों का अनुभव है संक्षेप में और इस बार के समिति के दौरे। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में सीआईडी ने अपना अनुसंधान पूरा कर लिया है। सीआईडी की ओर से 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है। चार्जशीट में कहा गया है कि प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के बदले आरोपियों ने अभ्यर्थियों से पैसों की वसूली की है। सभी आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें आईआरबी के जवान भी शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या 1200 के अंदर रखने पर जोर दिया है। इससे क्यू मैनेजमेंट में सुविधा होगी और वोटिंग का स्पीड बढ़ेगा। श्री कुमार कल विभिन्न जिलों के मतदान से संबंधित अधिकारियों को मतदान केंद्रों के मैप और जियो फेंसिंग की ट्रेनिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। 11 से 13 जून तक चलने वाले इस ट्रेनिंग सत्र में भाग ले रहे प्रतिभागियों को मतदान केंद्रों के मैप एवं जियो फेंसिंग के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा ने कल समाहरणालय स्थित 2 दर्जन से अधिक कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को दस्तावेजों का सही रखरखाव, साफ सफाई और वर्क कल्चर बहाल करने सहित कई दिशा निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने विशेष कार्य पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता एवं नजारत उप समाहर्ता को सख्त हिदायत दी। श्री झा ने पब्लिक शौचालय की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं उठानी पड़े। उपायुक्त ने उद्योग विभाग एवं झारनेट कॉन्फ्रेंस हॉल में गंदगी पर नाराजगी जताई और उसे व्यवस्थित करने को कहा। उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि दूसरी बार निरीक्षण के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था नहीं दिखनी चाहिए। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। आज राजधानी की जनता को फ्लाईओवर समर्पित करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। एक जिम्मेवार सरकार होने की वजह से हम लोग शहर से लेके गांव तक हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर समुदाय के लोगों को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व में रांची समेत झारखंड को फ्लाईओवर की एक और ऐतिहासिक सौगात मिली है। राज्य के आधारभूत संरचनाओं की श्रृंखला में एक और अद्भुत अध्याय जुड़ा है। कार्तिक उरांव जी के नाम से जाने जाने वाला यह नवनिर्मित फ्लाईओवर आधुनिक इंजीनियरिंग की बेहतरीन मिसाल है। रिकॉर्ड समय में बने इस फ्लाईओवर में रेलवे भाग पर 2 पिलर के बीच बना देश का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज भी है। इस फ्लाईओवर से लोग बेहद खुश हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने जो ये कर दिया, कम टाइम में इतना बेहतरीन ब्रिज बना दिया। वो काम कर रहे बहुत अच्छा लग रहे हैं, उनको धन्यवाद जनाते हैं हम। विराम के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चतरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कल गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 10 करोड़ रुपए की अफीम और ब्राउन शुगर के साथ करीब 24 लाख रुपए बरामद किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस मामले में पत्थलगढ़ा के कुमार टोली की एक महिला तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इसका मुख्य मास्टरमाइंड भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
821 kg बरामद किया गया। अफीम 2.784 kg बरामद किया गया। और उसके साथ अफीम से जो ब्राउन शुगर में कन्वर्ट करने के लिए केमिकल का यूज होता है एसिटल क्लोराइड, वो हम लोगों ने 4 बोतल बरामद किया है। और एक सफ़ेद पाउडर जो अफीम को तोड़ने में, ब्राउन शुगर कन्वर्ट करने में यूज होता है, कुल 1.19 kg सफ़ेद पाउडर हम लोगों ने जब्त किया है। इसी के साथ रबड़ बंडल, 2 मोबाइल फ़ोन और नगद 23,60,700 रुपये बरामद। रांची के लोअर बाजार थाना पुलिस ने जाली नोट के एक बड़े कारोबार का खुलासा किया है। इस सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 500 रुपए मूल्य के 37 जाली नोट, एक बाइक और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने पत्रकारों को बताया कि पुलिस अब इस जाली नोट के नेटवर्क के अन्य सदस्यों और इसके स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रही है। ये जो एक मोहम्मद परवेज है जिनका सुधा कॉम्प्लेक्स में दुकान है मोबाइल का, तो एक लड़का बच्चा आया और उसने एक मोबाइल खरीदा और उसका पैसा दिया। तो वो चेक कर पाया कि नोट का सीरीज एक ही नंबर का है, तो समझ में आया जाली है। तो उन्होंने थाने को सूचना दी, तो थाने ने उस लड़के से पूछताछ किया और जब से घर पर पहुँचे तो उसके पिताजी के पास से और भी 29 नोट बरामद हुए। और ये नोट देखते प्रथम दृष्टि यही लग रहा है कि अभी जो है जो आदमी पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, इसका स्रोत क्या है। ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन की ओर से शिमला में आयोजित अखिल भारतीय नाट्य प्रतियोगिता में पलामू की संस्था मासूम आर्ट ग्रुप को कई पुरस्कार मिले हैं। प्रतियोगिता के कई वर्गों में संस्था को 7 पुरस्कार हासिल हुए हैं। मासूम आर्ट ग्रुप को समूह स्पर्धा में प्रथम पुरस्कार और व्यक्तिगत स्पर्धा में भी पुरस्कार मिले हैं। आर्ट ग्रुप के अध्यक्ष विनोद कुमार पांडे ने कहा कि शिमला के गेटी थिएटर में नाटक का मंचन हुआ, जिसमें कुल 27 दलों ने अभिनय की प्रस्तुति दी। रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय स्थित जेडी बिरला सभागार में आयोजित प्रथम झारखंड स्टेट ट्राइबल सांसद वुशु प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। 5 जून से 12 जून तक आयोजित इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में झारखंड के विभिन्न जिलों से आए पुरुष और महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि राज्यसभा सदस्य और झारखंड वुशु एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के आदिवासी युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। और अब खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। विकेट खोकर 144 रन बना लिए हैं। अफ्रीकी टीम की ओर से कगिसो रबाडा और लुंगी एनगिडी ने 3-3 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया के पास अब कुल 218 रन की बढ़त है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 138 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान पैट कमिंस ने 28 रन देकर 6 विकेट लिए। सिफ्तकौर सामरा ने म्यूनिख में जारी निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। ये प्रतियोगिता में भारत का दूसरा पदक रहा। नीदरलैंड्स में खेले गए FIH हॉकी प्रो लीग मैच में अर्जेंटीना ने भारत को 2-1 से हरा दिया। भारत के लिए जोगराज सिंह ने गोल किया, वहीं अर्जेंटीना के लिए थॉमस जोमेन ने 2 गोल किए। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य भर में अगले 4 दिनों तक कड़ी धूप और उमस भरी गर्मी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मॉनसून का नॉर्दर्न लिमिट महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और असम सहित सभी पूर्वोत्तर राज्यों से होकर सिक्किम, बंगाल के दार्जिलिंग तक आकर ठहर गया है। यह बिहार और पश्चिम बंगाल के करीब तक आ चुका है। मौसम विभाग ने झारखंड में मॉनसून के 17 जून तक आने की उम्मीद जताई है।
भारतीय वन्य जीव संस्थान के वैज्ञानिकों ने साहिबगंज जिले के गंगा नदी क्षेत्र में डॉल्फिन सर्वेक्षण किया। डॉल्फिन के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के दौरान डॉल्फिन प्रहरियों को भी विशेष प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे अपने कार्यों को सही तरीके से कर सकें। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। तेरह जून वर्ष 1879 में गणेश दामोदर सावरकर का जन्म महाराष्ट्र के भागपुर नामक स्थान में हुआ। वे क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई थे। वे बाबाराव सावरकर के नाम से भी मशहूर रहे। बाबाराव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी थे। वीर सावरकर को क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत की स्थापना की प्रेरणा बाबाराव से ही मिली। बाबाराव का मानना था कि सशस्त्र क्रांति से देश स्वतंत्र हो सकता है। जब वीर सावरकर इंग्लैंड चले गए तो अभिनव भारत का काम बाबा सावरकर ने अपने हाथों में ले लिया। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चल रहे संग्राम में सहभागिता के कारण बाबाराव पर मुकदमा चलाया गया, जिसके तहत जून 1909 को उन्हें काले पानी की सजा सुनाई गई। सजा के दौरान अंडमान की सेल्युलर जेल में बाबाराव ने ब्रिटिश हुकूमत की अनेक यातनाएं झेली। बाद में साल वर्ष 1921 में उन्हें गुजरात लाया गया और साल भर तक उन्हें साबरमती जेल में कैद के बाद रिहा कर दिया गया। वर्ष 1922 में उन्होंने अपने भाई वीर सावरकर के साथ मिलकर हिंदू महासभा का गठन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उल्टी गिनती शुरू है। योग साधना में अभ्यास एक ऐसी प्रक्रिया को बताता है जिसका उद्देश्य व्याकुल मन की चंचलता को दूर करना है। होत सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अभ्यास में बहुत शक्ति होती है। अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। योग साधना में अभ्यास एक ऐसी प्रक्रिया को बताता है जिसका उद्देश्य व्याकुल मन की चंचलता को दूर करना है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः यह कहकर मन की यौगिक अवस्था को पाने के लिए अभ्यास और वैराग्य के महत्व को समझाया है, जिसके अनुसार अभ्यास लगातार की गई किसी भी क्रिया को बताता है, वहीं वैराग्य किसी भी तरह की आसक्ति को न होने को प्रमाणित करता है। महर्षि पतंजलि ने अभ्यास को अनुशासन के रूप में परिभाषित किया है, जिसका उपयोग स्थिरता तक पहुंच पाने में और उस अवस्था में बने रहने के लिए किया जाता है। अभ्यास के लिए 3 आवश्यक बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, लंबे समय तक अभ्यास करना। दूसरा, बिना किसी रुकावट के अभ्यास करना। और तीसरा, उस अभ्यास के प्रति प्रतिबद्ध रहना। अभ्यास केवल आसन, प्राणायाम और ध्यान जैसी यौगिक क्रियाओं तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, अपितु इसमें व्यक्ति की दैनिक गतिविधियां भी सम्मिलित होनी चाहिए। योग करने वाला व्यक्ति हर क्रिया में जितना अधिक एकाग्रचित्त होगा, उतनी ही तेजी से उसकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। इसलिए स्वभाव से चंचल व्यक्ति को यह चाहिए कि वह अपने मन को किसी भी ध्येय में लगाकर नित्य अभ्यास करे, क्योंकि अभ्यास के ही माध्यम से व्यक्ति निश्चित ही अपने लक्ष्य को पा लेता है। व्यक्ति को यह विश्वास होना चाहिए कि किया गया अभ्यास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आज के समय में भी जब किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को, चाहे वो विद्यार्थी हो या युवा हो या फिर वृद्ध हो, जब किसी भी काम में उसको सफलता नहीं मिलती तो वह काम को छोड़ने का मन बना लेता है। पर ऐसी स्थिति में सबको यह चाहिए कि वह सफलता को पाने के लिए बार बार प्रयास से वह व्यक्ति अपनी सफलता को पा लेता है। और इस प्रकार के काम में सबसे बड़ा सकारात्मक साधन योग है। योग के माध्यम से व्यक्ति का मन स्थिर हो जाता है और वह नियंत्रित होकर स्थिर बुद्धि से अपने कार्य को संपादित कर अपनी उन्नति को प्राप्त कर लेता है। महाभारत के अंशभूत श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति वाले अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है कि
असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात मन की अस्थिरता को केवल और केवल अभ्यास के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। अस्वस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वह अभीष्ट योगासनों का निरंतर अभ्यास करे। मानसिक रूप से भी आज के समय में विशेषतः विद्यार्थियों में जो अवसाद की स्थिति है उसे दूर करने में भी योगासन व प्राणायाम का नित्य नियमित अभ्यास ही प्रभावशाली है। कहा भी गया है कि सफलता एक यात्रा है, लक्ष्य नहीं। अर्थात व्यक्ति का स्वभाव होता है कि एक लक्ष्य को पाने के बाद वह दूसरे कार्य की तरफ जाता है। ठीक वैसे ही अभ्यास भी लगातार चलने वाली क्रिया है। भारतीय ज्ञान परंपरा में अभ्यास का यह क्रम वर्षों पुराना होने के साथ साथ भविष्य में भी वर्षों तक लोकोपयोगी है, क्योंकि अभ्यास के इसी क्रम को अपने जीवन में अपनाता हुआ मानव ही एक सच्चा योगी बनने की ओर अग्रसर हो सकता है। निधि तिवारी, डीडी न्यूज। और सेहत की बात में देखते हैं फेफड़ा के कैंसर के कारणों और उससे निदान के बारे में। फेफड़ों का कैंसर दुनिया भर में सामने आने वाला सबसे आम कैंसर है। साथ ही ये उन कैंसर्स में शामिल है जिनसे बचाव किया जा सकता है। फेफड़ों का कैंसर महिलाओं और पुरुषों दोनों को प्रभावित कर सकता है। ये कैंसर मृत्यु का एक बड़ा कारण है। धूम्रपान करने वाले लोगों को फेफड़ों के कैंसर का खतरा अधिक होता है। फेफड़ों का कैंसर तब होता है जब फेफड़ों में असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। कैंसर सबसे पहले फेफड़े में बढ़ना शुरू होता है। यदि सही समय पर इसका इलाज न किया जाए या इलाज में विलंब हो तो ये कैंसर फेफड़ों से निकलकर शरीर के अन्य अंगों में फैल सकता है। सबसे कॉमन जो संकेत होते हैं, खांसी जो ठीक नहीं हो रही रूटीन मेडिकेशन से, सांस फूलने लग जाती है, खांसी में बलगम आ सकता है और कई बार बलगम में खून के कतरे अगर आते हैं तो ये कुछ इम्पोर्टेंट संकेत हैं। इसके अलावा और संकेत कभी कभी आवाज में फर्क हो सकता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे अहमदाबाद। अस्पताल में घायलों से की मुलाकात। विमान घटनास्थल का लिया जायजा। अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार हादसे की जांच शुरू। अहमदाबाद विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 241 लोगों की मौत की पुष्टि। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, रक्षा राज्य मंत्री ने जताया शोक। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में सीआईडी ने 13 आरोपियों के खिलाफ दाखिल किया चार्जशीट। प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के बदले पैसे वसूलने का आरोप। और चतरा में 10 करोड़ रुपए की अफीम और ब्राउन शुगर जब्त। करीब 23 लाख रुपए नगद बरामद। एक महिला गिरफ्तार। मास्टरमाइंड फरार। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी।